हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस एकेडमी। जॉन मिल्टन की क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है। हमने इस वीडियो में इससे पहले 75 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 76 से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चर, एनबीएस, केवीएस या डीएसएसबी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टीज? सैमसन एगोनिस्टीज किस प्रकार का वर्क है? वर्स प्ले, इपिक, लिरिकल ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी? जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए, वर्स प्ले। यानी कि इसको वर्स फॉर्म में लिखा गया, यानी पोइट्री की फॉर्म में लिखा गया है। सैमसन एगोनिस्टीज को पोइट्री की फॉर्म में लिखा गया है। इसके जो राइटर थे जॉन मिल्टन थे और इसका जो पब्लिकेशन किया गया था 1671 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमसन एगोनिस्टीज एक वर्स प्ले है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का राइटर कौन है? यानी कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी? हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिल्टन ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। और क्या है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? जॉन मिल्टन की एक अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है। अनफिनिश्ड प्रोज वर्क। और कब पब्लिश किया था? पब्लिश्ड इन 1670 में पब्लिश किया गया था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जॉन मिल्टन की एक अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन लिसिडस फॉर इट्स इनहेरिएंट इम्प्रॉबेबिलिटी? ध्यान रखिएगा ये टर्म, इनहेरिएंट इम्प्रॉबेबिलिटी। किसने लिसिडास जो था मिल्टन का उसको डिसअप्रूव कर दिया था? किसके लिए? फॉर इट्स इनहेरिएंट इम्प्रॉबेबिलिटी। इनहेरिएंट इम्प्रॉबेबिलिटी का जो मतलब होता है हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को नेचुरली अनलाइक कर दिया गया है ना। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा सैमुअल जॉनसन। क्या हो जाएगा? सैमुअल जॉनसन। आप सभी को पता है इनको हम डॉक्टर जॉनसन भी कहते हैं। और एक ये क्रिटिक थे, इन्होंने कई जो राइटर थे उनकी लाइफ को लिखा है। तो इन्होंने लिखा था द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। उसी में इन्होंने मिल्टन और बहुत सारे पोइट्स की क्या की है? क्रिटिसाइज़ किया, पोइट्स को क्रिटिसाइज़ किया है। तो उन्होंने मिल्टन को भी क्रिटिसाइज़ किया था उनके लिसिडास के लिए। और क्या कहा था कि जो लिसिडास है ये क्या है? इन दिस पोएम देयर इज़ नो नेचर। कह रहे हैं कि इस पोएम में कोई नेचर नहीं है। फॉर देयर इज़ नो ट्रूथ, देयर इज़ नो आर्ट, फॉर देयर इज़ नथिंग न्यू। यानी कि इसमें ना तो कोई आर्ट है, ना तो कोई जो है कला है, ना तो कोई कुछ भी नया नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। और इसको क्या मिल्टन ने क्या नाम दिया था लिसिडास को? पास्टोरल एलिजी। और किसके लिए लिखा गया था? इनके जो कैम्ब्रिज के फ्रेंड थे एडवर्ड किंग की डेथ के बाद लिखा गया था। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल जॉनसन लिसिडास को डिसअप्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कैर्सली एनी। दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाई। ये कोटेशन ध्यान रखिएगा। इन मिल्टन देयर इज एन ऑलवेज अपीयरेंस ऑफ एफर्ट। पहले तो मतलब समझते हैं कि मिल्टन में, यानी कि मिल्टन के वर्ष में हमेशा
इफर्ट नज़र आता है, प्रयास करते हुए नज़र आते हैं, जूझते नज़र आते हैं। इन शेक्सपियर स्कैर्सली एनी, स्कैर्सली के मतलब बड़ी मुश्किल से, लेकिन शेक्सपियर में बड़ी मुश्किल से ये दिखाई पड़ता है, इफर्ट दिखाई नहीं पड़ता। दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय, किसने रिमार्क दिया था? टॉमस हार्डी, नेसिम स्किल, विलियम हैजलिट, मैथ्यू अर्नाल्ड। 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हैजलिट। ये विलियम हैजलिट हैं जिन्होंने ये रिमार्क दिया था। उन्होंने क्या लिखा था? इन हिज लेक्चर ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, क्या था? ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन नाम से इनका लेक्चर था, जिसमें विलियम हैजलिट कहते हैं ये लाइन कि जो मिल्टन थे उनमें हमेशा उनके वर्क में एफर्ट नज़र आता है, बट शेक्सपियर में बड़ी मुश्किल से आता है, यानी कि वो एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉम्वेल्स गवर्नमेंट। ओलिवर क्रॉम्वेल आपको पता होगा, चीफली ड्यू टू हिज वर्क। मिल्टन ओलिवर क्रॉम्वेल के जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें लैटिन सेक्रेटरी का पोजीशन दिया गया था, और कह रहे हैं कि वो पोजीशन इनके किस वर्क की वजह से, जो इन्होंने लिखा था उस वर्क को देखते हुए दिया गया था। तो पैराडाइज लॉस्ट, रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, ऑन द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, डिफेंसियो स्क्यूंडा। तो जो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ऑन द ट्यून्योर मतलब कार्यकाल होता है ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। इन्होंने ये वर्क लिखा था, इसकी वजह से जब ओलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट बनती है, मतलब गवर्नमेंट क्या कह सकते हैं हम, कि जब वो ओलिवर क्रॉमवेल एक सिविल वार के बाद इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते हैं, तब उन्होंने इनको मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी के पद पर बैठा दिया था, और इनकी इसी वर्क की वजह से ऑन द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। इनमें इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट वाज लाइक द कमिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड बट टू जस्टिफाई हिज ब्लो ऑफ फॉर लिबर्टी। और क्या कहा था? किंग्स नो लेस देन पीपल आर सब्जेक्ट टू इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉज। यहाँ पर ये लाइनें इन्होंने कही थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, इसी वर्क की वजह से मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी का पद मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, सैमसन एगोनिस्टीज shows मिल्टन डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। हमारा जो 81 है इसमें कहा जा रहा है जो सैमसन एगोनिस्टीज था, इसमें मिल्टन की जो डिज़ायर होती है, डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। ऑप्शन नंबर 1, द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, द ग्रेविटी एंड कॉम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज, द स्टोरी ऑफ सैमसन वॉज akin to his own life, the better irony with which you could write। तो जो 81 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सैमसन एगोनिस्टीज था, इसमें जो कह रहे हैं द ग्रेविटी एंड कॉम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। इन सैमसन एगोनिस्टीज मिल्टन टर्न्स टू मोर वाइटल एंड पर्सनल थीम and his genius transfigure the story of सैमसन। और सैमसन कौन था? ये माइटी चैम्पियन था, यानी कि चैम्पियन था ऑफ इज़राइल, और ब्लाइंड हो जाता है प्ले के दौरान, आपको पता होगा ब्लाइंड होता है, और जो फिलिस्तीन थे इसको स्लेव बना लेते हैं। तो इसमें द पोइट्स एम वाज टू प्रेजेंट इन इंग्लिश अ प्योर ट्रेजेडी विद ऑल द पैशन and restraint which marked the old Greek dramas। इसका मतलब हुआ कि मिल्टन जो है सैमसन एगोनिस्टीज के द्वारा वो अपनी एबिलिटी को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं
जब ब्लाइंड था उसके बावजूद भी मैंने कितना अच्छा कार्य किया। पैराडाइज लॉस्ट लिखे, रिगेन लिखा, सैमसन एगोनिस्टीज। तो ये इस प्ले के द्वारा अपनी एबिलिटी को दिखाना चाह रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, ये मिल्टन की पोएटिक एबिलिटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। जॉन मिल्टन मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इनकी ओड का नाम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज रिटन व्हेन द पोइट्स एज वॉज। पोइट की एज क्या थी जब इन्होंने ये ओड लिखा? आपको बता देते हैं, मिल्टन का जो ये ओड था सबसे पहली रचना थी, मिल्टन की फर्स्ट रचना थी। तो पूछा जा रहा है एज क्या थी? 24 ईयर्स, 21 ईयर्स, 26 ईयर्स, 35 ईयर्स। जो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 ईयर। ध्यान रखिएगा, जब मिल्टन 21 ईयर के थे तभी इन्होंने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखा था। ही कंपोज्ड दिस पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ 25 दिसंबर 1629 को लिखा था। तो इस तरीके से इनकी ये फर्स्ट रचना थी, फर्स्ट ओड था और 21 की एज में इन्होंने पहली बार लिखा था इसको। तो हमारा करेक्ट आंसर 21 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज निक नेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स। स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोइट। मिल्टन, स्पेंसर, शेक्सपियर या मार्लो। जो हमारा 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, जॉन मिल्टन। ध्यान रखिएगा, जॉन मिल्टन के बाल जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे होते हैं, उस समय इनके बाल बड़े सुंदर थे, बड़े बड़े थे और ये देखने में खुद ही बहुत सुंदर थे। और इतने सुंदर थे कि जो इनके साथ इनके पढ़ने वाले लोग थे, जो अंडर ग्रेजुएट्स थे, जो साथ में पढ़ने वाले, ये सभी इनको क्या बुलाते थे? द लेडी ऑफ क्राइस्ट, द लेडी ऑफ क्राइस्ट। और ये किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो जॉन मिल्टन को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मिल्टन की सुंदरता के कारण इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। When the assault was intended to the city is a sonnet written by, यानी कि ये सोनेट है, किसके द्वारा लिखा गया? मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर या मार्लो। जो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जॉन मिल्टन। ध्यान रखिएगा, जॉन मिल्टन के वर्क पढ़ रहे हैं तो जॉन मिल्टन ने ही लिखा है। और ये सोनेट व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, Milton 8 sonnet, originally untitled but subsequently more commonly, यानी कि इनका 8वां सोनेट था, ठीक है ना। और 1642 में लिखा गया था। और ध्यान रखने वाली बात यह है, इसे एक सीरियस जोक के फॉर्म में लिखा गया था। जब इन्होंने डिस्क्राइब किया था सीरियस जोक, यानी कि इस फॉर्म में इन्होंने लिखा था। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन मिल्टन ने लिखा था, इनका 8वां सोनेट था, 1642 में लिखते हैं। और ये एक जोक के, यानी कि मजाक के लहजे में लिखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपके सामने ये क्वेश्चन आया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है? गॉड, सैटर्न, एडम, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। जो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम। ध्यान रखिएगा कि मैंने कई क्वेश्चन में ये बताया है कि जो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो सैटर्न है। ध्यान रखिएगा, वो कुछ क्रिटिक्स ने दिया है
जैसे विलियम ब्लेक ने कहा है, कमेंट किया था कि मिल्टन वाज अननोइंग, मतलब वो ना चाहते हुए भी उन्होंने क्या किया था, वो सैटर्न की तरफ थे। तो क्रिटिक्स ने ये बात कही थी कि सैटर्न वाज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये कहा था क्रिटिक्स ने। सैटर्न वाज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, बट पैराडाइज लॉस्ट का जो हीरो होता है वो एडम ही होता है। वो क्रिटिक्स ने बात कही है, तो ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्रिटिक्स ने कहा है तो पैराडाइज लॉस्ट का जो हीरो है वो सैटर्न को कहा है, लेकिन वास्तविकता में एडम है, क्योंकि एडम हीरो का काम करता है जबकि विलेन का काम करता है सैटर्न। क्योंकि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न की इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी तारीफ कर दी, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया गया कि जो क्रिटिक्स ने बाद में उन पर कमेंट किए हैं उन्होंने सैटर्न को ही रियल हीरो बता दिया। तो ध्यान रखना है आपको, पैराडाइज लॉस्ट का जो हीरो होता है एडम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, सैमसन एगोनिस्टीज बाई मिल्टन। ये सैमसन एगोनिस्टीज जो मिल्टन के द्वारा लिखा गया क्या है? इज़ अ प्ले, इज़ अ लॉन्ग पोएम, इज़ अ मास और लॉन्ग ट्रेजेडीज। जो हमारा 86 हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इज़ अ प्ले। सैमसन एगोनिस्टीज एक प्ले है, सैमसन एगोनिस्टीज एक प्ले है, ध्यान रखिएगा। और क्या है ये? क्लोजेड ट्रेजिक ड्रामा है, ट्रेजिक ड्रामा, ये ट्रेजिक ड्रामा है। और किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन अ बिब्लिकल स्टोरी, यानी कि बाइबल की स्टोरी पर बेस्ड है। इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ज, ध्यान रखिएगा, इसको ब्लैंक वर्ज में लिखा गया है। इट इज़ प्रेजेंटेड लाइक अ प्ले विद डायलॉग फॉर सेवरल कैरेक्टर्स बट इज़ रिटन इन पोएटिक स्टाइल। और 1671 में इसको पब्लिश किया गया, ध्यान रखिएगा, 1671 में लिखा गया था और इसको पब्लिश भी किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमसन एगोनिस्टीज एक प्ले है और ट्रेजिक क्लोजेड ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन, यानी कि किस चीज कहाँ से ली गई हैं, क्या चीज़ें? टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग, ये जो लाइन है। द टेम्पेस्ट, पैराडाइज रिगेन, द प्रिल्यूड, पैराडाइज लॉस्ट। जो हमारा 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट, ध्यान रखिएगा। डिस्क्राइब कर देते हैं इस लाइन को। इस लाइन में जो सैटर्न होता है वो ये लाइनें बोलता है, क्या लाइन बोलता है? और वो अपने जो ट्रूप्स थे, जो उसकी सेना थी, उसको ये क्या करता है, एक तरीके से रिफ्रेश करता है, उनमें जान डालता है, ठीक है ना। और वो क्या कहता है? टू बी वीक, अगर हम कमज़ोर हो गए हैं तो इज़ मिजरेबल, बहुत ही दयनीय होगा। इससे अच्छा क्या है? डूइंग आर सफरिंग, कुछ करो और सफ़र करो, यानी कि वो सीधा कह रहा कि गॉड से हम क्या करेंगे, हम लड़ेंगे और कभी भी हार नहीं मानना है। और उसने लास्ट में लाइन बोली भी है, टू नेवर डू गुड एंड टू ऑलवेज डू इविल अगेंस्ट गॉड विल, यानी कि अगर गॉड कुछ भी अच्छा करना चाहता हो तो उसके अगेंस्ट हम इविल करेंगे, यानी कि उसका बुरा करेंगे। तो ये लाइनें कौन बोलता है? ये अपने ट्रूप्स को, अपने सेना को सामने खड़ा करके उनके सामने स्पीच देता है और उनमें क्या करता है, एक तरीके से स्पिरिट, यानी कि एक कमांडिंग आत्मा को भरने की कोशिश करता है। तो ये सैटर्न कहता है। सैटर्न का यही कैरेक्टर तो इसी कैरेक्टर की वजह से, यानी कि जो क्रिटिक्स थे उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट का रियल हीरो बता दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट में आती है और इसको सैटर्न बोलता है, सैटर्न ही बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, Milton's poetry is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected. Who made this statement? जो 88 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरिटी, मैकमिलन, पैटिसन या वोस। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमिलन। ये लाइनें कौन कहता है? मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड।
मिल्टन की पोइट्री एक मिरर की जैसे है, जिसमें जो राइटर्स का कैरेक्टर होता है बहुत ही साफ साफ दिखाई पड़ता है। ये लाइनें मैकमिलन ने कही थी। और इन्होंने क्या लिखा था? मैकमिलन सेड दैट मिल्टन पोइट्री इज मिरर इन विच राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। ये ब्रिटिश पोएट थे और इन्होंने क्या लिखा था? वन ऑफ द बिग 5 इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिशर, बिग 5 इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश किया था। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर मैकमिलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइड 1637 मिल्टन ने कन्फाइडेड किया, यानी कि बताया, टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मॉन्यूमेंटल पोइटिकल वर्क। इन्होंने अपने किसी फ्रेंड को बताया कि उन्होंने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया है कि वो कुछ मॉन्यूमेंटल, बहुत ही बड़ा पोइटिकल वर्क लिखने वाले हैं। सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू होम दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन। इसमें से नाम जो दिए गए उनमें से कौन से फ्रेंड थे जिनको इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था? रिचर्ड पावेल, एडवर्ड किंग, हेनरी लॉयस, डॉटी। तो जो 89 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड किंग। आप सभी को पता है एडवर्ड किंग वही व्यक्ति हैं जिनके मरने के उपरांत मिल्टन ने पास्टोरल एलिजी लिसिडॉस को लिखा था। 1637 में ही ये बात मिल्टन ने एडवर्ड किंग से कही थी। और आपको पता होगा कि एडवर्ड किंग डाइड बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग व्हाइल ऑन अ वॉयज टू आयरलैंड। जब वो आयरलैंड जाते हैं एक यात्रा पर, उसी समय डूबने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने ये बात एडवर्ड किंग से ही कही थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। द लाइन द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इट इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ विवन, occurred in Lycidas, Paradise Regained, कॉमर्स, Paradise Lost। जो हमारा 90 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट। ध्यान रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट में ये लाइनें आती हैं और ये लाइन कौन बोलता है? ये लाइन कौन बोलता है? ये लाइन सैटर्न ही बोलता है। ध्यान रखिएगा, ये लाइन सैटर्न ही बोलता है। और सैटर्न क्या कहता है? द माइंड इज ऑन इट्स ऑन प्लेस। जो हमारा दिमाग है वो अपनी सही जगह पर रहे, यानी कि मतलब सटके ना, ऐसा कहा जाता है ना आमतौर पर। एंड इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल। वो हेवन को हेल भी बना सकता है और हेल को हेवन भी बना सकता है। इसका मतलब कितनी बड़ी बात सैटर्न कह रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट, और ये बातें सैटर्न बोलता है। तो क्या लाइनें हैं, बहुत ही फेमस लाइनें हैं जो सैटर्न ने पैराडाइज लॉस्ट में बोली हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कोटेशंस ऐसे हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लस एकेडमी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।